हेलो दोस्तों, मैं हूँ राघव और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि कविता क्या है कि पहले भाग में या पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कविता क्या है, जो उसमें 14 प्रकरण दे रखे हैं। उनमें से हमने कल कविता क्या है पहला, दूसरा सभ्यता के आवरण और कविता, तीसरा भाग कविता और सृष्टि प्रसार और चौथा और अंतिम पढ़ा था हमने मार्मिक व्यक्ति। तो आज हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे काव्य और व्यवहार। ठीक है, कविता का व्यवहार किस रूप में था वो हम पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं केवल हम वही महत्वपूर्ण पंक्तियां ही पढ़ेंगे। ठीक है, अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अर्वाचीन का अर्थ है मतलब नया या आधुनिक युग में केवल निरपराध जनता का उनका सर्वनाश करते हैं, उस दयालुता को से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो यह पंक्ति भी महत्वपूर्ण हो सकती है, देख लीजिएगा। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आहत, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। ठीक है, कविता में लोगों के व्यवहार के विषय में क्रोध, करुणा, भय और उत्कंठा और जिस काम को करने के लिए या न करने की इच्छा प्रकट करने के विषय में इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगली महत्वपूर्ण पंक्ति। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। मतलब लोगों को कविता के माध्यम से प्रेरित करने की, उन्हें भाव मतलब उत्साह और कर्मठ मतलब कर्म के प्रति, उन्हें कार्य के प्रति उन्हें सक्षम बनाना, कर्म क्षेत्र का विस्तार करना मतलब उस लोगों में अपने विस्तार को बढ़ाना, यह सब कविता का उद्देश्य बताया गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। हम मनुष्यता की उच्च भूमि, जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वही देखेंगे हम। ठीक है, कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्य की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। ठीक है, कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख मतलब कविता के माध्यम से कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि मनुष्य जब तक अपनी वाणी से अपने दुख, सुख, कलेश आदि का स्वार्थ मुक्त मतलब बिना स्वार्थ के वह कार्य करे और उनको अपने हृदय मतलब मन से या हृदय से अनुभव करेगा, तभी इन बंधनों से वह खुल सकेगा और अपनी ख्याति, जो अपना विस्तार है, जो अपनी उच्च पदों की पदवी है, वह मनुष्य उसी से प्राप्त कर सकेगा। जब तक मनुष्य प्रयास नहीं करेगा तब तक उसका कोई भी उच्च पद की प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कविता में यही बात बताई गई है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ठीक है, कविता जो है मनुष्य को अपने हृदय से प्रकृत मतलब उसके वास्तविक रूप में लाती है और समाज, लोगों के बीच उसका प्रचार प्रसार करवाती है और जो मनुष्यत्व की उच्च पदवी पर उसे ले जाती है। यह कविता के माध्यम से मनुष्यत्व का उच्च पद प्राप्त होता है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है।
अगली महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हम देख लेते हैं भावना और कल्पना के प्रकरण में। ठीक है, तो पहली महत्वपूर्ण पंक्ति देख लेते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, मतलब जिसमें हमारा कोई, हम उसके साथ नहीं है, ठीक है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, अगर मंदिर कहीं नहीं जा पाते हैं तो हम कल्पना कर लेते हैं और उसकी छवि हमारे मन में विराजमान हो जाती है और हम उसके प्रति आस्था या प्रेम की उसके समीप हो जाते हैं। ठीक है, समीप का मतलब पास में रहते हैं। इस प्रकार की कल्पना करना ही कविता का एक माध्यम है। भावना और कल्पना, ठीक है, अलग अलग। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। देखिए जिसकी भावना या कल्पना, मनुष्य कविता के माध्यम से ही मार्मिकता मतलब वस्तु के मर्म तक पहुंचना या उसकी गहराई से प्रभावित करना, मतलब उसको मन अंदर से प्रभावित करता है, यह कविता का एक उद्देश्य। ठीक है, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे उत्साहना, ठीक है, यह कल्पना और भावना का उद्देश्य है। ठीक है, कविता यही कहती है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। कल्पना दो प्रकार, कल्पना मतलब कोई भी किसी प्रकार का चित्र या कल्पना कर लेना कि वहाँ पर ऐसी हो रही है, ये वहाँ की प्रकृति ऐसी है, जहाँ पर हम पहले जा चुके हैं या अनुभव कर सकते हैं, केवल अनुभव करना। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं आगे मनोरंजन। अगला प्रकरण है मनोरंजन। मनोरंजन में हम केवल महत्वपूर्ण पंक्तियां ही देखेंगे। ठीक है, प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि मनोरंजन के माध्यम से कविता, पहले कह सकते हैं कि हाँ ठीक है मनोरंजन का साधन है, पर मनुष्य को मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको ज्ञान, हृदय से ज्ञान, उसके मन की आँखों से देखना, उस ज्ञान को प्राप्त करना और उस मनुष्य और हृदय मतलब मन और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करना कविता का एक उद्देश्य है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया है। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। ठीक है, अनुरंजित का अर्थ यहाँ पे दे रखा है उत्साह या अपने मुख पे प्रसन्नता। कविता सुनते ही मुख पे प्रसन्नता आ जाती है, चेहरे पर हंसी आ जाती है। ठीक है, मन प्रसन्न हो जाता है, इस प्रकार का इन्होंने कहा है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानव राजाओं महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। ठीक है, तो रीतिकाल में ऐसे कवि थे जिन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की जिसमें काम वासना का भी उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। कई कविताएं ऐसी भी है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, अगला प्रकरण देखते हैं सौंदर्य। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्ति देख लेते हैं। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। ठीक है, सौंदर्य जो है बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर से कितना भी सुंदर हो पर अगर उसका मन सुंदर नहीं है
तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं तो वह आपकी मन की सुंदरता है। ठीक है, मन के भीतर की वस्तु है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो भीतर है वही बाहर भी है, इसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। मनुष्य की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। अलग अलग जातियों में अलग अलग सौंदर्य या उनकी अलग अलग परंपराओं के विषय में इसमें बात की गई है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। सुंदर कुरूप काव्य में बस ये ही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी। ये शब्द सब काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती है, सुंदर असुंदर। ठीक है, कोई भी कविता अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें केवल उसकी सुंदरता का प्रतीक ही माना गया है। उसमें कुरूप को भी अच्छा बताया गया है और सुंदर को भी कुरूप बताया गया है, जिसमें भला भी है और बुरा भी है, शुभ भी है अशुभ भी है, पाप भी है और पुण्य भी है, मंगल भी है और अमंगल भी है, अनुपयोगी भी है और उपयोग भी है। मतलब दोनों में दो पक्ष दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, अगला प्रकरण हम देख लेते हैं चमत्कार। ठीक है, चमत्कार भी होते हैं कई मनोरंजन। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं है। इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य लक्ष्य समझते हैं, यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या विलक्षण से नहीं जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। ठीक है, तो इसमें कविता के माध्यम से बताया गया है कि मनोरंजन को ही काव्य लक्ष्य समझते हैं। ठीक है, मनोरंजन हो जाए या किसी को अच्छी बात लगे, उसका मन प्रसन्न रहे, इन सभी बातों को इसमें चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से नहीं है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संसार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की स्वरूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। तादात्म्य का अर्थ यहाँ पर बता रखा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न कविता अलग है और तमाशा देखना अलग है। दोनों में आश्चर्य अलग अलग बातें हैं, दोनों इसमें यह बताया गया है। कविता जो है प्रसन्नता और इसका सूचक है, और तमाशा देखना अलग बात है। जो मदारी वदारी ये तमाशा दिखाते हैं वो अलग है, किसी को हंसी भी आ जाती है वो बात अलग है, पर कविता और इसका संबंध अलग अलग बताया गया है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पंक्ति। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसके धर्म का जो स्पर्श होता है वह उक्ति ही के द्वारा, पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो, ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। ऐसी उक्ति जिस सुनते ही मन की भाव या मार्मिक भाव जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य में लीन न होकर एक बार की कथन के अनूठे ढंग
वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर से सूझ, कवि की चातुर्य या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सूक्ति है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कविता में जो हृदय पर प्रभाव पड़ता है, धर्म को स्पर्श करता है, और जो इसमें उक्तियां या मार्मिक किसी मन के किसी भाव या मार्मिक भावना में लीन होकर एक पुट अनूठे प्रयोग की विशेषता बताती है, वह कविता का उद्देश्य है। और सूक्ति मतलब अलग अलग वाक्य या अच्छी अच्छी बातें कविता कहती है, यह इसमें बताया गया है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं, सॉरी अगला भाग, अगला प्रकरण। देखिए अगली पंक्ति हम देख लेते हैं, सॉरी। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन्न नहीं हो जाता, वह भी काव्य माना जाएगा। ठीक है, आच्छन्न मतलब छिपा हुआ या अलग अलग होना। ठीक है, यदि रसात्मकता और चमत्कार दोनों में प्रधानता विचार करके उक्ति काव्य का निर्णय हो सकता है। ठीक है, दोनों में अलग अलग अनूठापन और अधिक मात्रा या कम मात्रा का होना काव्य को काव्य ही माना जाता है, वह भी काव्य ही। ठीक है, अब अगला प्रकरण हम देख लेते हैं, कविता की भाषा, मतलब कविता की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, वह इस पे शुक्ल जी ने कहा है। महत्वपूर्ण पंक्ति हम देखेंगे केवल। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले कह आए हैं। ठीक है, कविता का जो विषय होना है वह मनुष्य को चित्र रूप, मतलब वह कविता पढ़े तो अपनी कल्पना कर ले, इस प्रकार की कविताएं होनी चाहिए। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं, अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भाग जाता है, कहना वह अधिक पसंद करती है, पसंद करेगी। ठीक है, तो इसमें कविता को गोचर अगोचर के माध्यम से बताया गया है कि समय बीतता जाता है अलग अलग, तो वह ठीक है, तो इसमें कविता गोचर का मतलब चलते रहना या गमन करते रहना चाहिए। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं, भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। ठीक है, जाति संकेतों को न छोड़कर व्यापार सूचक मतलब किसी को प्रेरित करना, दूसरों के प्रति प्रेरित करना, किसी काम के प्रति प्रेरित करना, उसके मन में उत्साह भरना कविता का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलना सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। मतलब बहुत सारी कविताओं में ऐसे शब्द भी होने चाहिए जिससे मनुष्य के या शब्दों के कई रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग व्यापारों का या उसमें उन मनुष्य में उत्साह भरने का अलग अलग शब्दों के माध्यम से उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। कविता की भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं, हमारे यहाँ के आचार्यों ने परिभाषित शब्दों के प्रयोग को अप्रतितत्व दोष माना है। मतलब हमारे आचार्यों ने कहा है कि आप कविताओं में शास्त्रों के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अप्रतितत्व का मतलब है शास्त्रों के प्रयोग का, शब्दों का प्रयोग। ठीक है, शास्त्रों में जो शब्द दे रखे उनका प्रयोगों को दोष माना गया है, मतलब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं, शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है
तब वह परिभाषित तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। ठीक है, जैसे जाति संकेत मतलब जिनका चिन्ह या किसी प्रकार का मार्मिक रूपों का वर्णन या फिर व्यापारों का चित्रण करके उस कविता में इस सभी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यह शुक्ल जी ने कहा है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। वर्ण विन्यास मतलब अधिक बढ़िया वर्णों का प्रयोग कविता में होना चाहिए। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ठीक है, नाद सौंदर्य मतलब मधुर ध्वनि, ध्वनि के माध्यम से कविता की आयु बढ़ती है और लोगों को और ध्वनि के साथ पसंद आती है, आनंद आता है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण। संस्कृत में संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। ठीक है, नाद सौंदर्य का समावेश करने के लिए कविताओं में बहुत से धीरे छोटे छोटे अवकाश लेने पड़ते हैं, मतलब जब ध्वनि बजती है तो रुकना पड़ता है, या इस प्रकार का कहा गया है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या काव्य बोधक शब्दों का व्यवहार किया गया है। ठीक है, कई ऐसी कविताएं लिखी हैं जहाँ पर नाम न लिखकर उनके रूप, उनके गुण और उनके कार्य को शब्दों के माध्यम से या व्यवहार को कविता के शब्दों के माध्यम से प्रकट किया गया है, जिससे लोग काव्य के बारे में समझ सके और कविता का आनंद ले सके। ठीक है, इस प्रकार की भाषा हमारे काव्य में होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रकरण है अलंकार। अलंकार में भी अलग अलग देखिए, भरत मुनि ने रस की प्रधानता की और ही संकेत किया है, पर भामा, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़ अलंकार को प्रधानता दी है। ठीक है, भरत मुनि ने रस को महत्व दिया है कविता में, कि काव्य में रस का महत्व सबसे अधिक बताया गया है, और अन्य कवि जो हैं भामा, उद्भट, इन्होंने अलंकार को प्रधानता दी है। मतलब अलंकार इस प्रकार के होनी चाहिए, सौंदर्य इस प्रकार का होना चाहिए कि कविता सुनते ही मनुष्य का जो मन है वह आनंदित हो सके। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां ही हम पढ़ेंगे। अलंकार प्रस्तुत वर्ण्य वस्तु नहीं, बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं। कहने के खास खास ढंग है, पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहा जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त और अत्युक्ति। ठीक है, तो उसमें कविता बताया गया है कि अलंकार का प्रयोग तो हो रहा है, पर उसमें उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी युक्ति किस प्रकार की होगी, उसमें उदारता की भावना किस प्रकार की होगी, इन सभी बातों को भिन्न भिन्न अलग अलग प्रस्तुत किया गया है अलंकारों के माध्यम से, जो कविता में होना चाहिए और कम रूप में इसका प्रयोग हो। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्तिवाद कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। ठीक है, कुंतक ने वक्रोक्तिवाद मतलब चमत्कार, कविता कोई चमत्कार नहीं है, इस प्रकार का उन्होंने बताया है। और स्वभावोक्ति अलंकार में जाति या अवस्था का वर्णन स्वरूप अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार बताया गया है कविता में अलंकारों का महत्व। अगला हम प्रकरण देख लेते हैं, कविता पर अत्याचार। ठीक है, तो कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा की है। ठीक है, तो कविता ऐसी है
बहुत अत्याचार भी हुए, जो लोभी हुए, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रचार के लिए अलग अलग तरह से कविता या शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सैन किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी सौंदर्य का दर्शन करते हैं, जिसकी छाया भी हमलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिसके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वयं सुखाए प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो मनुष्य अब अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों की प्रसन्नता करना या अलग अलग बातों से राजाओं महाराजाओं के समय उनको प्रसन्न करना या उनके प्रति कविता लिखना केवल अपने स्वार्थ के लिए समझा गया है। ठीक है, तो यह इन सभी कविताओं पर इस तरह का अत्याचार हुआ है। अगला और अंतिम देख लेते हैं हम, कविता की आवश्यकता। ठीक है, अगला प्रकरण है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ठीक है, कविता किसी न किसी रूप में, भली किसी भी जाति का हो, भली वह सभ्य हो, अच्छा हो या बुरा हो, या किसी भी जाति से हो, उसमें कविता का दर्शन या कविता किसी न किसी रूप में पाई जाती है। ठीक है, चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रसार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंद बंद कर वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थितियों में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी की अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मनुष्य कविता की आवश्यकता जो है वह पूरी नहीं कर पा रहा है और व्यापार देखिए सघन जटिल मंडल बांधना चला जा रहा है। बंद बंद अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। प्रयोजन मतलब कोई भी चीज़, हमें कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए प्रयोजन या उसकी योजना बनाना आवश्यक होती है। ठीक है, तो यह कविता की आवश्यकता जो है इसमें बताया गया है। अंतः प्रकृति में मनुष्य को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है। मतलब मनुष्य को चेतना, उन्हें उत्साह से भरना कविता के उद्देश्य से ही उन्हें जगाया जा सकता है और उनमें उत्साह भरा जा सकता है। यह कविता की आवश्यकता बताया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो हमने यह पूरे प्रकरण जो कविता क्या है निबंध में थे वह हमने सभी पढ़ लिए हैं और अब हम अगली वीडियो हमारी आएगी कविता क्या है पर महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।